नमस्कार, आप सुन रहे हैं अचिंत्य। ये एक ऐसी श्रृंखला है जहां हम विज्ञान की भूमिका को सामाजिक, न्यायिक और ऐतिहासिक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा का आधार है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विज्ञान पत्रिका अचिंत्य में छपा एक लेख, राजीव गांधी हत्याकांड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वैज्ञानिक गाथा। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के वैज्ञानिक इस्तेमाल और भारत में इसकी शुरुआत को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एक बहुत ही जटिल आपराधिक जांच के संदर्भ में। बात है 21 मई 1991 की, श्री पेरम्बुदूर। वहां एक चुनावी सभा थी जहां एक आत्मघाती विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। अब घटनास्थल पर जो जैविक अवशेष बिखरे थे, उनसे मानव बम की पहचान करना ये जांचकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती बन गया था। हाँ, देखिए, शुरुआती शक जो था वो धनु नाम की एक महिला पर गया। थेनमोजी राजरत्नम उनका पूरा नाम था। लेकिन असली चुनौती ये थी कि वैज्ञानिक तौर पर यह साबित कैसे किया जाए कि घटनास्थल से मिले वो अलग अलग शारीरिक अंग वो सब एक ही व्यक्ति के हैं। और यहीं पर डॉक्टर लालजी सिंह की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। वो उस समय हैदराबाद में थे, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब CCMB में। अच्छा, तो डॉक्टर लालजी सिंह, उन्होंने फिर इस चुनौती के लिए अपनी ही विकसित की हुई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, है ना? सुना है ये तकनीक BKM प्रोब पर आधारित थी। क्या आप थोड़ा आसान भाषा में बता सकते हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है और इस केस में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो तकनीक है, ये डीएनए के अंदर कुछ खास हिस्से होते हैं जिन्हें हम VNTRs कहते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। ये हिस्से हर इंसान में अलग अलग संख्या में दोहराए जाते हैं, मतलब पैटर्न अलग होता है। तो प्रक्रिया ये थी कि पहले घटनास्थल से नमूने इकट्ठे किए गए, जैसे ऊतक के टुकड़े मिले, हड्डी के कुछ अंश थे और एक डेनिम बेल्ट से चिपके हुए मांस के रेशे भी थे। इन सब से पहले डीएनए निकाला गया। डीएनए निकालने के बाद? उसके बाद कुछ खास एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं उन्हें, उनसे डीएनए को काटा जाता है। फिर एक प्रक्रिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें डीएनए के टुकड़े अपने साइज, अपने आकार के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, ये मैंने पढ़ा है, साइज के अनुसार वो अलग हो जाते हैं जेल में। बिल्कुल। और इसके बाद आता है BKM प्रोब का काम। ये प्रोब डीएनए के उन्हीं खास VNTR हिस्सों से जुड़ता है और फिर ऑटो रेडियोग्राफी से एक पैटर्न दिखता है, एक तरह का बारकोड जैसा। इसी पैटर्न को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ये जो पूरा विश्लेषण हुआ, इसका नतीजा क्या निकला? क्या ये साबित हो पाया कि वो सारे अवशेष धनु के ही थे? हाँ बिल्कुल। कंप्यूटर की मदद से लेजर डेंसिटोमेट्रिक विश्लेषण किया गया और उससे ये पक्का हो गया कि घटनास्थल से मिले सारे जैविक अवशेष, मतलब वो पैर का हिस्सा, हाथ का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा और खास तौर पर जो डेनिम बेल्ट पर मांस मिला था, वो सब एक ही व्यक्ति के थे, धनु के। अच्छा, डेनिम बेल्ट वाला अवशेष बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा फिर? जी, क्योंकि उसका डीएनए पैटर्न बाकी सभी अवशेषों के पैटर्न से पूरी तरह मैच कर गया। इससे वैज्ञानिक तौर पर यह बात साबित हो गई कि धनु ही वो आत्मघाती हमलावर थी और ये भारत में किसी बड़े आपराधिक मामले में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला इतना सफल प्रयोग था। धनु की पहचान तो हो गई, लेकिन जांच का एक और पहलू था, मुख्य साजिशकर्ता शिवरासन। उसकी पहचान कैसे सुनिश्चित हुई? विशेष जांच दल SIT, जिसके प्रमुख श्री DR कार्तिकेयन थे, उन्होंने शिवरासन को मुख्य संदिग्ध माना था। हाँ, शिवरासन की पहचान भी एक चुनौती थी। जब वो एक मुठभेड़ में मारा गया तो उसकी पहचान पक्की करनी थी। इसके लिए SIT ने शिवरासन की मां और उसके भाई से संपर्क किया। उनके खून के नमूने लिए गए तुलना करने के लिए। अच्छा, परिवार के सदस्यों के नमूने लिए गए? जी। तो जो संदिग्ध शव था उससे डीएनए निकाला गया। फिर मां के नमूने से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी mtDNA का मिलान किया गया। ये डीएनए सिर्फ मां से बच्चों में जाता है और भाई के नमूने से न्यूक्लियर डीएनए के VNTR पैटर्न का मिलान किया गया। और नतीजे? दोनों विश्लेषणों ने, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए, दोनों ने अलग अलग पुष्टि कर दी कि वो शव शिवरासन का ही था। इतना ही नहीं, गणितीय गणना करके ये भी देखा गया कि इस तरह का डीएनए मैच संयोग से होने की संभावना कितनी है। और वो कितनी निकली? वो निकली लगभग 1 अरब में 1, मतलब ना के बराबर। इससे शिवरासन की पहचान पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गई, कोई शक नहीं रहा। लेकिन ये तकनीक, जैसा आपने कहा, 1991 में भारत में काफी नई थी। तो क्या डॉक्टर लालजी सिंह और उनकी टीम को कुछ खास दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा? हाँ बिल्कुल, चुनौतियां तो थीं। देखिए, एक तो उस समय फोरेंसिक डीएनए विश्लेषण के लिए संसाधन आज जितने नहीं थे, सीमित थे। दूसरी बात, विस्फोट की वजह से जो नमूने मिले थे वो काफी खराब हालत में थे, क्षतिग्रस्त थे
उनके दूषित होने का भी खतरा था, जिससे डीएनए विश्लेषण पर असर पड़ सकता था। और कानूनी मान्यता का भी मुद्दा रहा होगा। सही कहा। डीएनए सबूत को भारतीय अदालतों में एक पुख्ता सबूत के तौर पर स्थापित करना, यह भी एक अहम पहलू था। डॉक्टर सिंह ने इन सब चुनौतियों के बावजूद जो संसाधन उपलब्ध थे, उन्हीं में बीकेएम प्रोब तकनीक को इस केस के हिसाब से ढाला। उन्होंने नमूनों को सहेजने, उनकी शुद्धता बनाए रखने और विश्लेषण की सटीकता पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, ताकि नतीजों पर कोई सवाल न उठे और उन्हें भरोसेमंद वैज्ञानिक सबूत माना जाए। डॉक्टर लालजी सिंह बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU के कुलपति भी बने। इस पूरे मामले का भारत में फोरेंसिक विज्ञान पर क्या असर पड़ा लंबे समय के लिहाज से? इसका बहुत गहरा असर हुआ। इस केस की सफलता ने भारत में फोरेंसिक जांच में डीएनए सबूत की अहमियत को एकदम पक्का कर दिया। इसने न सिर्फ इस पेचीदा केस को सुलझाने में मदद की, बल्कि भविष्य के लिए एक तरह का मानक तय कर दिया। इसी सफलता के बाद 1995 में हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स यानी CDFD की स्थापना हुई और अदालतों में भी डीएनए सबूत को ज्यादा स्वीकार्यता मिलने लगी। आप सुन रहे थे अचिंत्य। आज की ये प्रस्तुति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपयोग पर आधारित थी। हाँ, और ये केस दिखाता है कि कैसे विज्ञान और तकनीक मुश्किल से मुश्किल आपराधिक मामलों को सुलझाने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अगली कड़ी में किसी और वैज्ञानिक संदर्भ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।